नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं बीपीएससी का असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अफसर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2020 और वैकेंसी इसका निकला था 553 पोस्ट के लिए, जिसमें से रिजल्ट आ गया है पीटी का और इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 3995। अभी आप लोगों को दोस्तों मेन एग्ज़ाम के लिए लग जाना है। तो मेन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 12 मई 2021 से और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज ऑन 4 जून 2021 तक। और हार्ड कॉपी सबमिट करना है बीपीएससी को 11 जून 2021 तक शाम 5 बजे तक। और हार्ड कॉपी में जो भी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है सबको अटैच करके बीपीएससी को भेजना है। दोस्तों, मेन एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो हिंदी लैंग्वेज आएगा 100 मार्क्स का, जिसमें 30% क्वालिफाइंग रहेगा और इसका मेरिट में ऐड नहीं होगा। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो 100 मार्क्स का रहेगा और इसका भी 30% क्वालिफाइंग रहेगा और इसका मेरिट में ऐड नहीं होगा। यदि 30% से कम आपका आता है तो बाकी के पेपर आपकी जांच नहीं होगी। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों नेक्स्ट जनरल स्टडी का। तो इसको अलग पार्ट में देखते हैं, पहला सब्जेक्ट मानते हैं इसको, जो कि काउंट होगा मेरिट में। तो जनरल स्टडी का 100 मार्क्स से आएगा। तो आप एक रूटीन बना लीजिए दोस्तों, जिसमें आप जनरल स्टडी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और अदर लॉ को डेली रूटीन वाइज पढ़ें, ताकि आपको मेन में क्वालिफाई हो सके और क्वेश्चन आंसर का राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें अभी से दोस्तों। तो जनरल स्टडी का 100 मार्क्स का होगा, जो कि मेरिट में काउंट होगा। आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड 1860 150 मार्क्स का होगा, जो कि मेरिट में ये भी काउंट होगा। एविडेंस एक्ट 150 मार्क्स का होगा, ये भी मेरिट में काउंट होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये भी 150 मार्क्स का होगा, जो कि मेरिट में काउंट होगा। और अदर लॉ 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कि मेरिट में काउंट होगा। उसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, जो कि मेरिट में काउंट होगा। और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि मिनिमम आपको कैटेगरीज वाइज 36% ओबीसी में है तो लाना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो टोटल 800 मार्क्स का मेरिट में काउंट होगा दोस्तों, जिसमें कि 100 मार्क्स है जनरल स्टडी से और 300 मार्क्स है लॉ से, और जिसमें कि 100 मार्क्स इंटरव्यू से है। तो टोटल 800 मार्क्स है, जो कि मेरिट में आपको काउंट होगा। और इसमें मोर देन आपको 50% मार्क्स लाना है दोस्तों। 50 से 60% के बीच लाएंगे तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मेरिट में आएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप क्यों ना हो। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अदर लॉ में कितने सब्जेक्ट हैं। अदर लॉ में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक से लगभग, ज़्यादा कम हो सकता है दोस्तों, प्रत्येक से लगभग 25 मार्क्स आएगा। तो 25 का 150, टोटल 150 मार्क्स का ही रहता है। जिसमें है कि आर्म्स एक्ट 1959, इससे लगभग 25 मार्क्स आएगा। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इससे भी 25 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है दोस्तों डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इससे भी 25 मार्क्स का आएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इससे भी 25 मार्क्स आएगा। प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट भी कहते हैं दोस्तों, 1989, इससे भी 25 मार्क्स आएगा। उसके बाद है दोस्तों पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है दोस्तों? 2012, इससे भी 150 मार्क्स 25 मार्क्स का आएगा। ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। It is gender neutral act, means protection of children, means maybe boy or maybe girl from sexual offences act, इससे भी 25 मार्क्स का है। तो टोटल 150 मार्क्स का हो गया दोस्तों। तो आज हम दोस्तों देखते हैं इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में दोस्तों हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो इसमें पहले तो ये देखते हैं दोस्तों कि
जो इंडियन पेनल कोड 1986 है उसको ड्राफ्ट किसने किया था? ड्राफ्ट किया उसको लॉर्ड मैकुले ने। ठीक है दोस्तों, जो ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ था 1834 में, और उसको बनाया गया इंडियन पेनल कोड को। इट वाज ड्राफ्टेड एंड ट्वाइस रिवाइज्ड, मतलब 2 बार इसको रिवाइज किया गया, संशोधन किया गया। उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को ये फाइनली, मीन्स आप कह सकते हैं ब्रिटिश समय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें पास किया गया। और इसको लागू कब हुआ दोस्तों? तो 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ दोस्तों। इंडियन पेनल कोड में मुख्यतः निम्न है दोस्तों। एक तो है कि जनरल पेनल लॉ, जो कि दंड का प्रावधान करता है कि इतने ये ऑफेंस है तो इतना साल का जेल की सजा होगा प्लस फाइन होगा। कंडीशन ऑफ लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस ऑफेंसेज, उसमें क्या क्या कंडीशन है तब ये जा करके ऑफेंस कंस्टिट्यूट होगा, तब ये जाके ऑफेंस आपको माना जाए कि आपने ये ऑफेंस किया है। उसके डिफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंसेज, ऑफेंसेज हैं उसका सबका डिफिनीशन दिया जाएगा दोस्तों। कुछ आपके एक्ट ऐसे हैं दोस्तों जिसको आप करेंगे, हालांकि वो क्रिमिनल है, लेकिन आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसको जनरल एक्सेप्शन में काउंट होगा दोस्तों, मीन्स कंडीशन फॉर एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सारे चैप्टर को रटेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट को आप रट जाएंगे, आप बाकी को हल्का देख लेंगे एक बार, तो आप एग्जाम में पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जो चैप्टर है दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 है इंडियन पेनल कोड का, जिसमें इंट्रोडक्शन है, उसको आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन है, जिसमें कि डिफिनीशन दिया गया है सभी चीज़ों का दोस्तों, सभी टर्म का, वर्ड का, तो उसको आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 पढ़ना है, पनिशमेंट है। चैप्टर 4 पढ़ना है, जनरल एक्सेप्शन है। चैप्टर 4 इन सभी में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शन, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 5 है अवेटमेंट है। अवेटमेंट क्या होता है दोस्तों? उकसाना, खुद काम नहीं करना, खुद अपराध नहीं करना, लेकिन अपराध करने के लिए किसी को प्रेरित करना। उसके बाद चैप्टर 5A है दोस्तों क्रिमिनल कंस्पिरेसी। 5A क्यों दोस्तों? जब 5A 5B इस तरह से ABCD जोड़ा रहे तो दोस्तों समझिए बाद में जोड़ा गया है। पहले कंस्पिरेसी के लिए अलग से कोई ला नहीं था, अभी अलग से ला लाया गया, तो चैप्टर 5A में क्रिमिनल कंस्पिरेसी को पढ़ेंगे आप दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैप्टर 23, जिसमें है कि दोस्तों अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट क्या है दोस्तों? 511 सेक्शन है टोटल, और लास्ट सेक्शन में ही अटेम्प्ट दिया गया है। अटेम्प्ट में दोस्तों किसी भी अपराध को आप अटेम्प्ट किए और अपराध हुआ नहीं, अपराध एग्जीक्यूट हुआ, तो आपको आधा सजा मिलेगा। कुछ का तो लिख दिया गया दोस्तों, जैसे मर्डर के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 14 साल टोटल सजा का हाफ 7 साल, तो 7 साल आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सजा मिलेगा दोस्तों। तो 7 साल क्यों दिया गया है दोस्तों? क्यों? क्योंकि मर्डर में 20 साल सजा होता है, फांसी हुआ तो अलग बात है, यदि सजा हुआ तो 20 साल हुआ, लेकिन 14, यदि अच्छा बिहेवियर आपको है तो स्टेट गवर्नमेंट 14 साल में ही आपको जेल से बाहर निकाल सकता है। तो कितनी सजा मिली? 14 साल, तो उसका आधा कितना हुआ? 7 साल। तो इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर में 7 साल है। लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो सेक्शन 511 इंडियन पेनल कोड के अनुसार किसी भी अपराध के अटेम्प्ट के लिए सजा वही होगा जो उस अपराध के लिए सजा होती है उसका आधा। उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों कि क्राइम क्या है। तो क्राइम के लिए कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट है दोस्तों, कुछ इसेंशियल कंपोनेंट है, कुछ इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है दोस्तों। वो क्या क्या है? तो अपराध के लिए एक एक्यूज व्यक्ति का होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद उसका गिल्टी माइंड का होना जरूरी दोस्तों, मतलब उसके इंटेंशन। मिन्सिरिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? मीन्स इंटेंशन, रिया मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यदि आपको वो इंटेंशन है काम करने का जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो,
तो मिनसीरिया यानी आपका इंटेंशन बैड है। आपका वो इंटेंशन में काम करने का जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं हो तो आपका इंटेंशन गुड है। तो बैड इंटेंशन आपके माइंड में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है जो एक्ट आप कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। यदि कोई एक्ट आप कर रहे हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है तो आप कोई अपराध नहीं किए दोस्तों। तो तीसरा कंस्टिट्यूएंट हो गया दोस्तों। चौथा है कि किसी पर्सन का या उसके प्रॉपर्टी का इंजुरी होना चाहिए दोस्तों। इंजुरी कितने तरह से होते हैं? इंजुरी किसी के माइंड में हो सकता है, इंजुरी किसी के फिजिकल आप इंजुरी कर सकते हैं, डिफेमेशन कर सकते हैं, लाइबल कर सकते हैं मतलब लिख के किसी को आप निंदा कर सकते हैं, स्लेंडर कर सकते हैं मतलब बोलकर किसी को आपको निंदा आप उसकी निंदा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इंजुरी हो तब भी चलेगा, इनडायरेक्ट इंजुरी हो तब भी चलेगा, उसके माइंड पे इफेक्ट किया, उसके रिपुटेशन पे इफेक्ट किया तभी चलेगा दोस्तों। इंजुरी का मतलब ये हरगिज नहीं कि सिर्फ फिजिकल इंजुरी हो। उसके बाद पांचवा है दोस्तों और लास्ट की जो अपराध किए हैं तो एक मीन्स विक्टिम होना चाहिए जिसके प्रति अपराध किया गया है या उसके प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया है। तो 5 कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो गए दोस्तों? एक तो एक्यूज पर्सन होना चाहिए, दूसरा बैड इंटेंशन होना चाहिए, तीसरा कि जो आप कोई काम कर रहे हैं एक्ट या ओमिशन कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, चौथा कि इंजुरी होना ही होना चाहिए, या किसी का फिजिकल इंजुरी, मेंटल इंजुरी, रिपुटेशन का इंजुरी या किसी के प्रॉपर्टी का इंजुरी, लेकिन इंजुरी होना आवश्यक है दोस्तों। और लास्ट है कि वो इंजुरी है किसी व्यक्ति के होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप किसी के पर्स से 10 रुपया चुरा लिए तो उसको नुकसान हुआ, इंजुरी हो गई तो अपराध में आ गया। लेकिन आप रोड पे 10 करोड़ रुपया प्राप्त किए और उसका ऑनर कोई नहीं है तो किसी व्यक्ति नॉन व्यक्ति के अगेंस्ट आप अपराध नहीं किए और पैसा आप घर लेके चले गए और उसका कोई ऑनर क्लेम नहीं कर रहा है कि मेरा पैसा है तो कोई अपराध नहीं है दोस्तों। हालांकि आप उसको पैसा को आप अपना पैसा नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बेल के रूप में है, बेली आप हैं और बेलर वो अननोन व्यक्ति है जिसका पैसा है। लेकिन अननोन व्यक्ति जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई पैसा आपका है, आप उसकी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मिनसीरिया वर्ड इंडियन पेनल कोड में नहीं लिखा गया दोस्तों, यह विदेशों से लिया गया है लेकिन यहाँ केसेज में कोर्ट के केस में लागू किया जाता है। लेकिन इंटेंशन वर्ड लिखा गया है, बैड इंटेंशन वर्ड लिखा गया, मोटिव वर्ड लिखा गया है, पर्पस आपका क्या है किसी काम को करने का, ये सब मेंशन है। तो क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि क्या प्रत्येक काम में, प्रत्येक अपराध में इसेंशियल इंग्रेडिएंट के रूप में मिनसीरिया या बैड इंटेंशन रहना जरूरी है? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, सभी कुछ के एक्सेप्शन होते हैं तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, उसको आपको अलग से पढ़ लेना है दोस्तों। जैसे उसको बोलते हैं कि केसेज ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वेयर मिनसीरिया इज नॉट एसेंशियल रिक्विसाइट। मिनसीरिया वहां पर आवश्यक इंग्रेडिएंट नहीं है। तो उसमें क्या है दोस्तों? तो है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सामाजिक और आर्थिक अपराध, जैसे फूड अल्टरेशन एक्ट, घर पे आप दूध में पानी मिला दिए, महंगे चावल में सस्ते चावल सेम टाइप का दिखने का हो और उसको मिला दिए, फूड में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिए जो शरीर के लिए हानिकारक भी है और आपको महंगे दाम पर आप उसको बेच रहे हैं तो उससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो फूड अल्टरेशन उसके लिए एक्ट लाया गया था, इसमें मिनसीरिया जरूरी नहीं दोस्तों। फूड अल्टरेशन एक्ट के जो भी अपराध हैं आप मिलावटी करते हैं तो उसमें बैड इंटेंशन आपका जरूरी नहीं है दोस्तों। बैड इंटेंशन न भी है तो आपको सजा मिलेगी। ड्रग एक्ट, यदि आप ड्रग को खरीद कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, पोजेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, पोजीशन में आप रख के और दूसरों को आप उसको ट्रांजिट के रूप में आप दे रहे हैं
तब भी आप वो अपराध कर रहे हैं, और इसके लिए आप ये साबित नहीं कर सकते कि मेरे पास तो बैड इंटेंशन था ही नहीं, और बैग में रखा हुआ था, मैं उसको दे दिया, मेरा कोई इंटेंशन बैड नहीं था। तो यहाँ पर बैड इंटेंशन नहीं चलेगा दोस्तों, साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है दोस्तों, मीन्स आपका बैड इंटेंशन हो या ना हो, यहाँ पर एक्सेप्शन है दोस्तों, आपको सजा मिलेगी। उसके बाद दोस्तों वेट एंड मेजर्स एक्ट। आप वेट एंड मेजर का क्या करते हैं दोस्तों, लोग फ्रॉड करते हैं। 2 किलो का है 100 ग्राम कम कर देते हैं, 1 किलो है 50 ग्राम कम कर दिया, और उसको नाप बेच रहे हैं। तो महंगे चीज पे उसको काफी फायदा हो जाता है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि मेरा बैड इंटेंशन नहीं था, तो इसमें आपको सजा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है कि जिसमें कि कुछ चीजों के एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंसीरिया, बैड इंटेंशन हो चाहे ना हो आपको सजा मिलेगी। बैड इंटेंशन जो इंग्रेडिएंट है उसको हटा दिया जाता है। दूसरा होता है उससे भी एक कदम आगे दोस्तों एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मीन्स उसमें भी बैड इंटेंशन नहीं दिया जाता है, लेकिन एक कदम से बढ़ के क्यों है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपको अपने तरफ से डिफेंस के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा कि ये आप अपराध किए ही नहीं है, और इंटेंशन भी नहीं था, डायरेक्ट भी नहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है आपका, इनडायरेक्ट भी नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी जहां आएगा दोस्तों, वहां आपको साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, अवसर नहीं दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा कि आपका इंटेंशन था नहीं था, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। जैसे टॉर्ट लॉ दोस्तों, टॉर्ट लॉ यदि किसी का क्षति हो गया, टॉर्ट के डिफिनेशन के अनुसार उसमें कुछ इंग्रेडिएंट उसको देखेंगे जब टॉर्ट पढ़ेंगे तो आपको क्षतिपूर्ति करना है। इसमें आपको ये नहीं दिखाना है मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरा बैड इंटेंशन नहीं था, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आपको कोई साक्ष्य देने की जरूरत ही नहीं है, आनंद लिया जाएगा आपका साक्ष्य डिफेंस के रूप में। चलिए दोस्तों, खैर यहाँ जो देख रहे हैं वो देखते हैं कि केसेज ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वेयर इंसीरिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो उसमें दूसरा पॉइंट चलिए दोस्तों, स्टैट्यूटरी ऑफेंस, मतलब एक्ट बना के कोई ऑफेंस बनाया गया है। जैसे वार अगेंस्ट द स्टेट है ना, इसमें सेक्शन आईपीसी का है सेक्शन 121। तो उसमें आपको बैड इंटेंशन हो नहीं, आप देश के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज, आईपीसी का 124A, जिसमें आप देशद्रोह कर रहे हैं तो आपको बैड इंटेंशन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। उसके बाद काउंटरफेटिंग ऑफ कॉइन, आप नकली कॉइन बना रहे हो, देसी या विदेशी, उसके मटेरियल रख रहे हो, कॉइन बनाने के मटेरियल रख रहे हो, कॉइन बनाने का मशीन रख रहे हो, तो आपको सजा मिलेगी। और ये सेक्शन 232 में लिखा है दोस्तों, आपको इंटेंशन बैड हो या गुड हो इससे मतलब नहीं है, इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। उसके बाद रेप, आप रेप करते हैं सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड, तो आपको इंटेंशन गुड था बैड था, एंजॉयमेंट के लिए कर रहे थे, ऐसा आप लेकर के एक्सेप्शन नहीं ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बोलेगा कि दोनों का मर्जी था, एंजॉयमेंट के लिए हम कर रहे थे। तो रेप केसेज में आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा और उसमें आपको सजा मिलेगी। लेकिन अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है कि कंसेंसुअल यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और दोनों 18 साल या उससे ऊपर के हैं, चाहे वो मैरिड ही लेडीज क्यों ना हो, तो कोई अपराध नहीं है। खैर इसको अलग रखा जाएगा, लेकिन रेप अलग चीज है और कंसेंसुअल सेक्स, सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना अलग चीज है दोस्तों। तो यहाँ रेप की बात चल रही है, इसमें आपको बैड इंटेंशन था नहीं था ये नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों, कि जिसमें मेंसिरिया या बैड इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस कर रहे हैं, आप न्यूसेंस कर रहे हैं, आपके 4 पड़ोसी हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आप गाना गा रहे हैं ऊंची आवाज में, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं अरे गाना तो मेरा सुन के एंजॉय करो, मेरा तो बैड इंटेंशन है नहीं, तो वहाँ नहीं चलेगा दोस्तों। आप यदि न्यूसेंस कर रहे हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक को आप अपने कार्य से इंजरी कर रहे हैं, तो पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा, वहाँ आपको सजा मिलेगी, बैड इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। लाइबल, मतलब किसी को डिफेमेंस कर, लाइबल मींस लीक सिलेंडर मींस बोल करके, या डिफेमेशन मान लीजिए कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगा,
आपके इंटेंशन गुड था बैड था ये नहीं देखा जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें आपका इंटेंशन गुड था बैड था ये नहीं देखा, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपको कोर्ट के आज्ञा का अवहेलना किया, तौहीन किया, तो आपको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। उसके बाद दोस्तों ऑफेंसेस वेयर द प्रोसीडिंग आर क्रिमिनल इन नेचर बट इट्स इज इन्फोर्स इन सिविल वे, जैसे ट्रैफिक ऑफेंस, आपने ट्रैफिक का उल्लंघन किया तो इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। जैसे पहले फेरा था अभी फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मटेरियल है, पहले क्या था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, आप विदेश से ला रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को बता नहीं रहे हैं, और कीमती मटेरियल सोना चांदी आभूषण ला रहे हैं, तो आपको इंटेंशन बैड इंटेंशन नहीं देखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद MACT केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में ये नहीं देखा जाएगा कि आपका बैड इंटेंशन नहीं था, 10 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया, तो इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आपको यहाँ सजा मिल जाएगी। फिर टॉर्ट है, उसमें तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है दोस्तों, तो वो एक कदम और आगे है, तो उसमें आपको बैड इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों स्टेजेज ऑफ क्राइम। कोई क्राइम होता है तो कितने स्टेज में होता है, तो कोई क्राइम होता है दोस्तों तो 4 स्टेज में होता है। एक तो आपको दिमाग में मोटिव आएगा, आपका दिमाग में एक उद्देश्य आएगा, एक एम आएगा, एक पर्पज आएगा, उसको मोटिव कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आप उस मोटिव को, उस पर्पज को अचीव करने के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। जैसे हमें मोटिव है कि फेक करेंसी काउंटरफेटिंग कॉइन बनाना है, तो हम उसका मशीन लाएंगे, उसका मटेरियल लाएंगे, तो ये हो गया प्रिपरेशन दोस्तों। तीसरा आप अटेम्प्ट करेंगे, पहले बनाने की कोशिश करेंगे अकेला, और बना तो ठीक है तो आप एग्जीक्यूट कर दिए काम को दोस्तों। यदि नहीं बन पाया तो अटेम्प्ट तो आप कर दिए, यदि नहीं बना तो अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद एग्जीक्यूशन आता है दोस्तों, नहीं बना तो अब इसका इंजीनियर लाओ मशीन का, कहाँ फॉल्ट हो गया, मटेरियल का, ये सब कौन सा मटेरियल में क्या कमी रह गया उसका विशेषज्ञ लाओ, और आप काउंटरफेटिंग पॉइंट बनाने के लिए आप उन लोग का मदद लेकर के बना दो, तो आपने एग्जीक्यूट कर दिया। तो दोस्तों अब ये देखना है कि क्या मोटिव हमारा है बैड ही है, लेकिन हमारा माइंड के अंदर अभी बाहर नहीं आया, तो क्या अपराध है, तो नहीं दोस्तों, वो अपराध नहीं है, क्योंकि मोटिव हमारा देशद्रोह का है, मोटिव हमारा वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री का है, मोटिव हमारा मेकिंग काउंटरफेट कॉइन है, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि वो दिमाग से बाहर नहीं आया, इसलिए वो कोई अपराध नहीं है। दूसरा चलते हैं दोस्तों, मोटिव के बाद हम प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए, तो क्या अपराध है प्रिपरेशन करना, अपराध है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि कुछ अपराध जो बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाएगा उसमें अपराध है। जैसे काउंटरफेटिंग क्राइम, अब उसका आप मशीन लाए, आप काउंटरफेटिंग कॉइन बना रहे हैं, काउंटरफेटिंग करेंसी बना रहे हैं, तो आप एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर देंगे, आपके पास इतने पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इतना इससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो वहां पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन के स्टेज पे ही, सेकंड स्टेज पे ही अपराध माना जाएगा और आपको सजा दिया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों डकैती। डकैती के लिए आप मीटिंग किए 5 लोगों से कम 7-10 लोगों के साथ भी कर सकते हैं, बंदूक लाए, धारदार हथियार लाए, और चिन्हित किए कि किस घर में हमें डकैती करना है, उसके बाद आप वहां पर रेकी किए, तो ये सब प्रिपरेशन है दोस्तों। तो इस स्टेज पे ही आपको माना जाएगा कि आप अपराध किए हैं, अपराध के लिए प्रिपरेशन किए, मतलब अपराध हो चुका और उसके लिए आपको सजा मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, उसके लिए आप प्रिपरेशन किए, बंदूक लाए, मीटिंग किए, लोगों को भड़काए, तो इस तरह से कुछ अपराध ऐसे हैं दोस्तों जिसमें प्रिपरेशन स्टेज पे ही ये माना जाएगा कि आप अपराध कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अटेम्प्ट। अटेम्प्ट तो सारे अपराध में आपको माना जाएगा कि आपने अपराध किया है, लेकिन सजा जो अपराध करने का है उससे आधा सजा मिलेगा दोस्तों। ये लिखा हुआ है सेक्शन 511 जो लास्ट सेक्शन भी है इंडियन पेनल कोड का। उसके बाद उसके लिए कोई अलग से कानून बना दिया, जैसे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर अलग से बना दिया है, एक्ट सेक्शन बना दिया है
कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 7 साल, तो ठीक है। यदि नहीं बनाया होता तो 20 के आधा 10 होता दोस्तों। तो 7 दूनी 14 हुआ, क्योंकि 14 साल में स्टेट गवर्नमेंट उसको गुड बिहेवियर के ग्राउंड पे बाहर जेल से निकाल सकता है और उसको छोड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेज दोस्तों एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कर दिए तो आपको फुल सजा मिलेगा, जिस अपराध के लिए जितना सजा लिखा हुआ है उतना सजा मिलेगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।